हाउ आर यू। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC नाम अगर आपको नहीं आते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल आप टेंशन फ्री हो जाओ, क्योंकि ये टेंशन अब मेरी है कि आपको IUPAC नाम आने चाहिए। इसके बाद हम 12th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलो एल्केन और हेलो एरिन स्टार्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो कुछ वीडियो हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बनाएंगे और उसके बाद हम लेसन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें कार्बन और कार्बन से बने हुए सहसंयोजी यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। ओके, कार्बन तथा कार्बन से मिलकर बने सहसंयोजी यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हमें कार्बन के बारे में नॉलेज होना चाहिए। किसके बारे में? कार्बन के बारे में। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी नॉलेज कार्बन के बारे में ले लेते हैं कि कार्बन है क्या, और उसके बाद हम IUPAC नामकरण पर जाते हैं। अगर आपको रूढ़ नाम और व्युत्पन्न नाम जो है, डेरिवल नाम, अगर वो नहीं आते हैं तो आप बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसका भी एक वीडियो बना देंगे। ओके, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कार्बन है, तो कार्बन ये रहा कार्बन। आवर्त सारणी में कहाँ पाया जाता है प्यारे बच्चों? तो इसका वर्ग कौन सा है? तो इसका वर्ग नंबर 14। आवर्त सारणी में वर्ग नंबर 14 और आवर्त नंबर, और इसका जो पीरियड नंबर है वो पीरियड नंबर है 2। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों? 6। ओके, याद है, तुम सबको पता होना चाहिए। अपन 9th 10th 11th 12th को क्रॉस करके आए हैं। तो परमाणु क्रमांक 6। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि परमाणु क्रमांक यदि 6 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 और 2p2। ओके, 1s2 2s2 और 2p2। अब 2s2 2p2, तो इसकी जो आउटर सेल्स है, आउटर क्लास है, इसमें 2 और 2 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसकी जो वैलेंसी होगी, इसकी जो संयोजकता होगी, वो भी कितनी होगी? मैक्सिमम 4। मतलब ये अधिक से अधिक कितने बंध बना सकता है? 4 बंध बना सकता है। कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स को फॉर्मेट कर सकता है? 4 बॉन्ड। ओके, इसके बाद जो ये 2s2 और 2p2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो तो इसमें रहते हैं 2s में, और 2 इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो p में रहते हैं। इस तरह यहाँ पर अगर इसकी संयोजकता देखी जाए तो यहाँ इसकी संयोजकता कितनी रहेगी? 2। क्योंकि यहाँ पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर जो अनपेयर्ड मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। इसलिए इसकी संयोजकता भी कितनी? 2। और जब कार्बन को अधिक बॉन्ड बनाने की आवश्यकता होती है या इसको स्थायित्व की आवश्यकता होती है, तो इसके पास कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 4। क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन होने से ही ये दूसरे 4 परमाणुओं से बंध बना पाएगा, और 4 और 4 मिलकर हो जाएंगे 8, और इस प्रकार जिसका अष्टक पूरा होएगा। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा? 2p में। आ रहा है समझ में? 2s का एक इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा? 2p में चला जाएगा। इस तरह से इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 2s में रह जाएंगे? एक इलेक्ट्रॉन। और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 1 2 और ये 3 इलेक्ट्रॉन। ओके, ये क्या है? 2px, ये क्या है? 2py, और ये क्या है? 2pz, और ये है 2s। इस तरह से इसके पास 1 2 3 और 4 कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 अयुग्मित। अगर ये चारों के चारों बंध बनाने में भाग लेते हैं, अगर ये चारों के चारों बंध बनाने में भाग लेते हैं तो प्यारे बच्चों ऐसा कार्बन कौन सा संकरित कहलाता है? sp3 संकरित। अगर एक कार्बन अगर 4 सिग्मा बंधों का निर्माण करता है, एक कार्बन यदि 4 सिग्मा बंधों का निर्माण करता है 1 2 3 4,
अगर 4 सिग्मा बंधों का निर्माण करता है, इसका अर्थ है कि चारों इलेक्ट्रॉनों ने अब अलग अलग परमाणुओं से सहसंयोजी या सिग्मा बंधों का निर्माण किया है। इस प्रकार से कार्बन का जो संकरण है वो हो जाता है sp3। ओके, आ रहा है समझ में? कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्या चीज़ समझ में नहीं आई, हम उसको इमीडिएटली उसको सॉल्व देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ऐसा कार्बन जिससे 4 सिग्मा बंध हो वो कौन सा कार्बन कहलाता है? sp3 कार्बन। ओके, जो मैं कार्बन पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको इस तरह के कार्बन नज़र आ सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ जानकारी के लिए। डायरेक्ट देखिए प्यारे बच्चों और थोड़ा सा अपने ज्ञान को बढ़ाओ। इस तरह का कार्बन 1 2 3 4, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड। यदि कार्बन से 4 सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड कितने? 4, तो संकरण 100% कौन सा हो जाएगा? sp3। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको इस तरह का कार्बन नजर आ सकता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको इस तरह का कार्बन भी नजर आ सकता है कि एक तरफ डबल बॉन्ड हो और 2 सिग्मा बॉन्ड हो। अब जब डबल बॉन्ड होता है तो इनमें से डेफिनेट एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। तो यहाँ पर टोटल जो सिग्मा बॉन्ड है वो कितने हो गए? 3, और पाई बॉन्ड कितने हो गए? 1। अब सिग्मा बॉन्ड के बेसिस पर सिग्मा बॉन्ड कितने? 3। सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है हमेशा, सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है। डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा और एक पाई। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पर टोटल सिग्मा बॉन्ड 3 होते हैं और सिग्मा बॉन्ड के बेसिस पर इसका हाइब्रिडेशन निकालते हैं हम। तो यहाँ पर इसका संकरण जो होगा 3 होने के कारण ऐसा कार्बन कौन सा संकरित हो जाएगा? sp2 संकरित। और ये कौन सा संकरित हो जाएगा? sp3 संकरित। नेक्स्ट देखिए, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस तरह का कार्बन भी नजर आ सकता है। ये देखिए, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, टोटल हो गए 4 बॉन्ड, लेकिन एक और डबल है और एक और भी डबल है। इधर भी डबल, इधर भी डबल, इसका मतलब इधर एक सिग्मा एक पाई, इधर भी एक सिग्मा और एक पाई। तो सिग्मा पाई, तो टोटल सिग्मा कितने हुए बता दो फटाफट? 2। टोटल पाई कितने हुए? 2। पाई बंध को हम कभी भी संकरण में शामिल नहीं करेंगे, तो सिग्मा कितने हैं? 2। तो सिग्मा 2 होने के कारण संकरण कौन सा हो जाएगा? sp। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? इस तरह का भी कार्बन आपको नजर आ सकता है, 1 साइड ट्रिपल बॉन्ड और 1 साइड सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड जहाँ भी हो, सिंगल बॉन्ड जहाँ पर भी होगा हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा और उसको काउंट किया जाएगा संकरण में। आ रहा है समझ में? सिग्मा और ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड में से एक ही सिग्मा, बाकी बचे कुछ एक क्या होते हैं? पाई होते हैं। तो एक और एक सिग्मा कितने हुए? टोटल 2। पाई कितने हुए? टोटल 2। तो सिग्मा अगर 2 है, सिग्मा कितने हैं? 2, तो इसका भी संकरण sp होगा। तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ध्यान से देख लो प्यारे बच्चों, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको इस प्रकार के ही कार्बन नजर आएंगे। या तो ऐसा कार्बन नजर आएगा जिसमें 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड हो, या ऐसा कार्बन नजर आएगा जिसमें 1 2 सिंगल बॉन्ड है जो सिग्मा होते हैं, और डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। या फिर ऐसा कार्बन जिसमें एक और डबल बॉन्ड, एक और भी डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा, तो टोटल सिग्मा कितने हो गए? 2। आ रहा है समझ में? पाई कितने हो गए? 2। पाई को अपन को मतलब नहीं है, क्योंकि पाई संकरण में भाग संकरित जो कक्षक होते हैं वो पाईबंध का निर्माण करते हैं, असंकरित कक्षक असंकरित कक्षक ही पाईबंध बनाते हैं। रिपीट कर देता हूं एक बार, जो संकरित कक्षक होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और जो असंकरित कक्षक होते हैं वो पाईबंध का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर कितने सिग्मा हैं? 2, 1 2। तो 2 सिग्मा बॉन्ड होने के कारण संकरण S और P। यहाँ देखिए, एक तरफ तो सिंगल बॉन्ड, एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड, बंद कितने भी हो, चाहे 3 हो, चाहे 2 हो, चाहे 1 हो, उनमें एक ही सिग्मा रहेगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ 3 बंद, 1 2 3 बॉन्ड होने के बाद भी एक ही सिग्मा रहेगा, और सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, ये ध्यान रख लेना। सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा, तो टोटल सिग्मा यहाँ भी 2। तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन sp संकरित होता है। अगर इस तरह का कार्बन कहीं पर भी दिख जाए प्यारे बच्चों,
जिसमें वन साइड डबल बॉन्ड है और सिंगल सिंगल 2 बॉन्ड है, तो ऐसा कार्बन sp2 होता है। और अगर ऐसा कार्बन हो जिसमें चारों सिग्मा बॉन्ड हो तो ऐसा कार्बन कौन सा कार्बन कहलाता है? sp3। एक बात और ध्यान रखना, मैं यही बता देता हूँ आपको, इसकी विद्युत ऋणता का मान 2.5 होता है। sp3 सिंपल सरल कार्बन, उसकी विद्युत ऋणता 2.5 होती है, ये याद रखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा। sp2 कार्बन में जो कार्बन की विद्युत ऋणता होती है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, वो 2.75 होती है। लेकिन स्पेशली ऐसे कार्बन जिनमें कार्बन का जो संकरण है वो sp है, उनमें विद्युत ऋणता कितनी होती है बता दो? 3.25, 3 से भी ज़्यादा निकल जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे जैसे अब हम इधर बढ़ते गए वैसे वैसे विद्युत ऋणता भी क्या होती गई? बढ़ती गई। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर sp3 में s के प्रतिशत लक्षण कितने हैं? ऐसे कक्षक जो sp3 है, s के प्रतिशत लक्षण कितने होते हैं? 25%। कितने होते हैं? 25%। यहाँ पर s के प्रतिशत लक्षण 33, यहाँ पर s के प्रतिशत लक्षण 33, इसलिए इसकी विद्युत ऋणता 2.75। और यहाँ पर 50-50 है। देखो संकरण sp है ना, संकरण क्या है? sp संकरण होने के कारण 50% लक्षण तो s के और 50% लक्षण p के। यहाँ पर 25% लक्षण s के और 75% लक्षण p के होते हैं, इसलिए विद्युत ऋणता कम। यहाँ पर s के 50% लक्षण है और 50% लक्षण बहुत ज़्यादा होते हैं। और वी नाउ दैट s ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस नाभिक के बहुत पास होते हैं, इसलिए यदि s कक्षकों के प्रतिशत लक्षण बढ़ रहे हैं, s कक्षकों के प्रतिशत लक्षण बढ़ रहे हैं तो उनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी बढ़ेगी। आ रहा है समझ में? इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कितनी हो जाएगी? 3.25। और आवर्त सारणी में वो एटम, वो परमाणु बहुत विशेष होते हैं प्यारे बच्चों, जिनकी विद्युत ऋणता का मान 3 से ज़्यादा होता है। आ रहा है दिमाग में? क्यों? क्योंकि 3 से ज़्यादा विद्युत ऋणता वाले परमाणु हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं। ओके, आए समझ में? तो इस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें 1, 2, 3 और 4 प्रकार के कार्बन मिल सकते हैं। तो कहीं पर भी आप कंफ्यूज नहीं होना है और बिल्कुल कार्बन मिलते ही और कार्बन को पकड़ लेना है कि ये sp2 है, sp3 है या sp है। ओके, तो बता दो फटाफट से कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? हाँ, आंसर 4। ओके, सॉरी आंसर ओके, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। ओके, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p2। ओके, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4, इसलिए संयोजकता भी कितनी होगी इसकी? 4। मतलब कार्बन कितने बंध बना सकता है? 4। ओके, कार्बन कितने बंध बना सकता है? 4, मैक्सिमम 4। हाँ, इसीलिए वो 4 दूसरे परमाणुओं के साथ बंध बनाकर अष्टक पूरा करता है और स्थायी हो जाता है। IUPAC नाम सबसे पहले प्यारे बच्चों, IUPAC बहुत प्यारी नाम पद्धति है। IUPAC बहुत प्यारी, बहुत प्यारी। वीडियो को स्टार्ट से देखते रहिए और बिल्कुल तसल्ली से देखते रहिए, आपको IUPAC नामकरण याद कराने की गारंटी मैं लेता हूँ। आप वीडियो को पूरा देखिए। IUPAC, ठीक है? तो IUPAC में सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो कार्बन होता है उसको कार्बन का जो नाम होता है वो नाम क्या होता है? यदि एक कार्बन है तो इस कार्बन को हम क्या कहेंगे? मेथ। आ रहा है समझ में? एक कार्बन को क्या कहेंगे हम? मेथ। अगर 2 कार्बन है, कितने कार्बन है? 2 कार्बन, तो बोल दो फटाफट से एथ। 3 कार्बन है तो 3 कार्बनों को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? प्रोप। क्या कहते हैं? प्रोप। और 4 कार्बन हैं तो 4 कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूट। क्या कहते हैं? ब्यूट। और 5 कार्बन हैं तो 5 कार्बन को क्या कहते हैं? पेंट। अरे बोलो पेंट। अगर 6 कार्बन हैं तो 6 कार्बन को क्या कहते हैं? हेक्स। बोलो हेक्स।
अगर 7 कार्बन है, कार्बनों की संख्या यदि एक साथ तुम्हें कितने नजर आ रही है? 7। यदि 7 कार्बन नजर आ रहे हैं तो क्या कहोगे? हेप्ट। ओके, यदि 7 के बाद यदि 8 कार्बन हैं तो 8 कार्बन को क्या कहोगे तुम? ऑक्ट। क्या कहोगे प्यारे बच्चों? ऑक्ट। और यदि 9 कार्बन हैं तो 9 कार्बन को क्या कहेंगे हम? नॉन। क्या कहेंगे? नॉन। और यदि 10 कार्बन हैं तो 10 कार्बन को हम कहेंगे डेक। क्या कहेंगे? डेक। और यदि 11 कार्बन है, अगर एक साथ कितने कार्बन हैं? 11। अगर 11 कार्बन है तो इन्हें कहेंगे हम मोनोडेक। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? मोनोडेक। और यदि 12 कार्बन है, कितने कार्बन? 12 कार्बन, तो 12 कार्बन को हम कहेंगे डूडेक। क्या कहेंगे? डूडेक। यहाँ 12 कार्बन से ज़्यादा की जो कार्बन सीरीज है उसका आईयूपीएसी नाम मैक्सिमम एग्जामों में या जो इंपॉर्टेंट जो मोस्ट ऑफ एग्जाम है उनमें नहीं पूछा जाता है। तो 12 तक आपका काम चल जाएगा, 12 तक आपका काम चल जाएगा। आ रहा है समझ में? 12 तक आपका काम चल जाएगा। तो एक कार्बन मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। इसके बाद कुछ संख्या है, उन संख्याओं को भी आपको याद रखना है। किसी भी संख्या को, कार्बन की संख्या तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट होती है, और दूसरी जो संख्याएं होती है उनको भी आपको याद रखना है कि जैसे अगर 1 है तो 1 को क्या कहते हैं? मोनो। 1 को क्या कहते हैं? मोनो। अगर 2 है तो 2 को क्या कहते हैं? डाई। अगर 3 है तो 3 को क्या कहते हैं? ट्राई। और 4 है तो 4 को क्या कहते हैं? बोल दो, टेट्रा। और 5 है तो 5 को क्या कहते हैं? पेंटा। तो अगर जैसे आपके नामकरण करते समय यदि प्रतिस्थापित 2 है तो आप वहाँ पर डाई का यूज करेंगे। अगर प्रतिस्थापित या कोई भी सब्स्टिट्यूट जो है वो अगर 4 है तो आप वहाँ पर टेट्रा का यूज करेंगे। और कार्बन की जो संख्या होती है उनके लिए हम एथ, मेथ, ब्यूट वगैरह का उपयोग करेंगे। ओके, तो इस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको इन चीज़ों की नॉलेज होना चाहिए। अगर इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है तो आप नामकरण नहीं कर सकते आईयूपीएसी में। तो सबसे पहले हम जो नामकरण स्टार्ट करने जा रहे हैं वो नामकरण हम करेंगे एल्केन का। किसका? एल्केन का। ओके, तो सबसे पहले लगा लीजिए एल्केन। एल्केन। और एल्केन में 2 शब्द हैं प्यारे बच्चों, एल्क प्लस एन। और ये जो एल्क दिख रहा है, दिख रहा है एल्क? ये जो एल्क दिख रहा है ये एल्क क्या है? द नंबर्स ऑफ कार्बन एटम। क्या है ये? द नंबर्स ऑफ कार्बन एटम इन योर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तुम्हारे कार्बनिक यौगिक में कितने कार्बन हैं ये उनकी संख्या होती है एल्क। और कार्बन की संख्या को हम मेथ, एथ, ब्यूट, प्रोप ऐसे शब्दों से दर्शाते हैं। और ये है बेटा सुफिक्स। सुफिक्स बोले तो अनुलग्न। और अनुलग्न कहाँ लगते हैं? शब्दों के पीछे लगते हैं। अनुलग्न कहाँ लगते हैं? शब्दों के पीछे लगते हैं। ओके, इसके बाद जब हम इसका जनरल फॉर्मूला देखते हैं, इसका क्या देखते हैं? जनरल फॉर्मूला देखते हैं तो CnH2n और +2। जब आप इसमें n बराबर 1 पुट करोगे, 1 को पुट करोगे तो निकल के क्या आएगा? C1H2 × 1 + 2 = CH4। क्या निकल के आएगा? CH4। यदि n बराबर कितना रखोगे? 2, तो C2H2 × 2 + 2 = C2H6। यदि n बराबर कितना रखोगे? 3, C3H2 × 3 + 2, तो 2 3 6, 6 और 2 8, तो C3H8। इस तरह से ये इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n + 2। इसमें n बराबर जितने भी रखोगे आप, जैसे n क्या है? कार्बन की संख्या है। n क्या है? कार्बन की संख्या। यदि इसमें n बराबर 1 रखोगे, n बराबर 2 रखोगे, n बराबर 3 रखोगे,
तो n बराबर 1 2 3 रखने पर जो संख्या आ रही है वही कार्बन की संख्या होती है। जैसे यहाँ पर 1 आ रहा है तो मेथ, 2 आ रहा है तो एथ, और 3 आया तो प्रोप, और उसके पीछे हम अनुलग्न लगाएंगे n। तो यहाँ पर मेथ, इसका नाम बताओ, इसका नाम, यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा मेथेन। क्या नाम हो जाएगा प्यारे बच्चों? मेथेन। यहाँ एथ, 2 कार्बन रखा, एथ पीछे लगाएंगे n, तो नाम क्या हो जाएगा? एथेन। क्या नाम हो जाएगा? एथेन। और इसमें 3 C3 है ना, H8 है, तो C3 का मतलब 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन का क्या होता है बता दो फटाफट। 3 कार्बन में क्या होता है? प्रोप, और N है तो ये N, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा इसका? प्रोपेन। आ रहा है समझ में? तो इस तरह से हम एल्केनों के IUPAC नाम कर सकते हैं सीधे सीधे। अभी थोड़े से उलझन भरे नाम बाकी है। ओके, तो उलझन भरे नामों के लिए क्या क्या याद होना चाहिए हमें? अब देखो यहाँ पर सिंपल सी बात ये है प्यारे बच्चों कि हम किसी भी यौगिक को कैसे पहचानेंगे कि ये एल्केन है। किसी भी यौगिक को हम कैसे पहचानें कि ये एल्केन है? तो इसको पहचानने के लिए बहुत सिंपल है। एल्केन के लिए तो एल्केन का फॉर्मूला CnH2n और +2। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n +2। यदि हमने इसमें n बराबर कितना भी रखा, ध्यान से देख लो, n बराबर कितना भी रखा तो यहाँ 2n करना है। अगर यहाँ 4 रखा तो यहाँ 8 करना है, यहाँ 5 रखा तो यहाँ 10 करना है, और उसमें 2 जोड़ देना है। ओके, आया समझ में? मज़ा आया? हाँ, जैसे यहाँ C5 रखा तो यहाँ डबल करके 2 जोड़ो, 5 का डबल 10, 10 में 2 जोड़ो कितना आएगा? 12। यदि इस तरह का अणुसूत्र आपको मिलता है तो 100% वह एल्केन के फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, मतलब वह यौगिक एल्केन से संबंधित है। किससे संबंधित है? एल्केन से। ओके, एल्केन से संबंधित। और फिर इसका नाम करेंगे हम। कार्बन की संख्या कितनी है? 5, तो इसको क्या लिखेंगे? पेंट, और पीछे क्या लगाएंगे? एन, तो ये हो जाएगा पेंटेन। क्या हो जाएगा ये? पेंटेन। आ रहा है समझ में? इसके बाद जो टिपिकल तरह के नाम हैं और जो मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट नाम है, ये तो जनरल सूत्र है, जनरल नेम है जो 9th और 10th में बच्चों को याद होने चाहिए। इसके बाद जो वाकई में जो 12th और 11th के बेसेज और जो कंपटीशन के जो बेसेज पे जो के अनुसार जो नामकरण है, वो नामकरण हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, देखते रहिए इस तरह का प्यारा सा आपका YouTube चैनल केमिस्ट्री गुरु। और अगर आपको वाकई नामकरण सीखना है तो आप इसका नेक्स्ट वीडियो जरूर देखो, क्योंकि वहाँ से इम्पोर्टेंट जो नाम है उनकी सीरीज हम शुरू करेंगे। यहाँ तक आपके लिए जनरल नॉलेज। ओके, बाय बाय।